So, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी हाल ही में हमारे पास एक केस आया था, इसमें क्लाइंट का नाम एज़्यूम कर लेते हैं, सपोज़ कीजिए शुभम। तो उनके साथ हुआ क्या, उनके पास 3 क्रेडिट कार्ड्स थे, जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। एक दिन उनके पास एक कॉल आती है और उनसे बोला जाता है कि सर, हम आपको एक नया क्रेडिट कार्ड बना के देंगे। वो उस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर उनके पास वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल आती है और उस वेरिफ़िकेशन कॉल में उनसे सिंपली बोला जाता है कि सर आपको वेरीफ़ाई कराना होगा कि आपके पास पहले भी क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो आप एक काम कीजिए, अपने वो क्रेडिट कार्ड्स निकाल के रख लीजिए साइड में, सो दैट आप हमें उनके एक बार नंबर कन्फर्म करा सकें। तो उन्होंने कहा कि सर मैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स कन्फर्म नहीं कराऊँगा किसी को भी, लेकिन हाँ, मेरे पास जो-जो क्रेडिट कार्ड्स हैं मैं बता दूँ। उन्होंने भी एक सेफ साइड लेके अपने आप को चुने। आजकल स्कैमर्स इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं या एडवांस कह लो। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप कुछ मत कीजिए, आप बस अपने फ़ोन में ना फ़ोटो क्लिक कर लीजिए उनका, हमें आप बताना मत, ना दिखाना उनको। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ फ़ोन में। सो जब उन्होंने फ़ोटो क्लिक की, तो स्कैमर्स ने क्या कहा कि सर ठीक है, आपके पास वेरिफ़िकेशन के लिए वीडियो कॉलिंग का लिंक आएगा, आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उन्हें व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट हो गए एक ऐप के पास। उनसे बोला गया कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये चीज़ इतनी जल्दबाज़ी में हुई कि एक तो होता क्या है, जो कस्टमर होता है ना, वो क्रेडिट कार्ड का जब सुनने में आता है कि आपको 2 लाख लिमिट मिलेगी, 2.5 लाख लिमिट मिलेगी, तो लोग सोचते हैं कि चलो हमारी ज़रूरत के टाइम पे क्रेडिट कार्ड हमारे काम आएगा, तो अभी लेके रख लेते हैं। सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज़ नहीं है, तो ईज़िली लोग उसमें आ जाते हैं झांसे में उनके। सेम हमारे क्लाइंट के साथ भी हुआ। इसके बाद वो ऐप उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप उस पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इसके थ्रू ही आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। उन्होंने जैसे ही उसको ऐप को इंस्टॉल किया, विदिन सेकंड्स ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने फ़ोटो क्लिक किए थे अपने क्रेडिट कार्ड्स के अपने फ़ोन में, उनके पूरी गैलरी का एक्सेस उनके पास आ गया स्कैमर्स के। उन्होंने ऑन द स्पॉट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को डाला और जैसे ही उन्होंने डिटेल्स भरकर सीधा ओटीपी के लिए प्रोसीड किया, तो ओटीपीज़ सीधे स्कैमर्स के स्क्रीन पे दिखे, क्योंकि उन्होंने उनका फ़ोन जो था वो ऑलरेडी हैक कर लिया था थ्रू दैट ऐप। और उन्होंने ना तो कोई ओटीपी माँगा, ना उन्होंने कुछ माँगा और डायरेक्ट ही उन्होंने सीधा अ, प्रोसीड कर दिया अपने उसमें और उनके 41,200 समथिंग की ट्रांज़ैक्शंस उनके अकाउंट से निकाल ली। उनके पास 2 क्रेडिट कार्ड थे, सो उनकी 3 या 4 ट्रांज़ैक्शंस हुई थी। अभी 20-25 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, तो अभी मुझे फैक्ट्स अच्छे से थोड़ा-सा नंबर्स याद नहीं है फैक्ट के, पर फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो है वो फैक्ट्स बिल्कुल सेम है। ये सेम चीज़ आप सभी में से किसी के भी साथ हो सकती है, इवन हमारे साथ भी हो सकती है। तो अगर हमें इन सब चीज़ की थोड़ी अवेयरनेस है और इन सब चीज़ को टैकल कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में पता है, तो हम अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो आज जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास में मौजूद हैं, उनके पास अगर कोई इस तरीके का स्कैम होना होगा, तो सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि अब आप में से कोई इस स्कैम में नहीं फँसेंगे। अच्छा, अगर इस स्कैम में फँस जाते हैं, तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ होती हैं और हमें कैसे इससे निकलना होता है? अब बात आती है ये। उसी के लिए ये पूरा का पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इवन ये एक तरीका भी है जिससे आप कुछ अर्निंग्स भी कर सकते हैं, ऐसे क्लाइंट्स की हेल्प करके। सो आप सभी के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इस सेशन से। और आप सभी थोड़ा एक साथ आ जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बीच-बीच में सब आ रहे हैं, मुझे एडमिट करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन खराब होता है उस चीज़ को लेके। अच्छा, आप सभी में से जभी भी किसी के साथ ये सेम चीज़ घटे या आपके क्लाइंट के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, तो सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना है?
सबसे पहले आपको अपने जो कार्ड्स हैं, जो ट्रांज़ैक्शंस हो गई, इट्स ओके हो जाने दो। सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक कराना है। अब ब्लॉक कराने के लिए क्रेडिट कार्ड्स के 24/7 के हेल्पलाइन्स नंबर्स होते हैं, उन पे आप कॉल करो, उन्हें वहाँ से ब्लॉक करा दो। सेकंड ऑप्शन होता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की ऐप होती है, आप उसमें जाकर ऑन द स्पॉट अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दें। अच्छा, अब जो ये अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन हुई, आपको ना 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, कभी भी आप सभी के साथ ऐसा कुछ हो, तो आपको ये नहीं कहना कि जो भी कुछ हुआ वो आपने ओटीपी दिया या फिर आपने कोई ऐप डाउनलोड करी। इससे क्या होता है ना, एक पॉइंट मिल जाता है बैंक्स को कि इसमें आप ही की गलती है। कभी आप अपनी गलती ऐसे एडमिट ना करें, ठीक है? क्योंकि अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शंस तो हुई है और आपके बिना लाइक आप चाहते नहीं थे कि वो हो, है ना? हालाँकि थोड़ा आपने उनको उनके झांसे में फँस के ऐप वगैरह डाउनलोड की। हमेशा सिंपली इस चीज़ पे आपको रहना है कि ट्रांज़ैक्शन हुई, आपके अकाउंट से हुई और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। ना आपने किसी को ओटीपी दिया, ना आपने कोई चीज़ें किसी के साथ शेयर की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कभी भी ऐसे किसी स्कैम में फँसते हैं या आपके कोई फैमिली मेंबर्स, तो होता क्या है ना, आपने कस्टमर केयर को चाहे 100 बार कॉल किया हो, चाहे 200 बार कॉल किया हो, उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू होती है रिटर्न कंप्लेंट्स की। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जिस भी दिन आपके साथ ऐसा हो, सबसे पहले अपने कार्ड्स को ब्लॉक कराएँ, उसके बाद आपको एक रिटर्न कंप्लेंट, सपोज़ कीजिए कि आईसीआईसीआई का बैंक है, तो आईसीआईसीआई के मैनेजर को, ठीक है? और उनके जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं, है ना? बैंक के अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं, तो आपके पास जितनी भी आपको मेल्स आईडी मिले बैंक्स की, तो आप उन पे सीधा-सीधा डाल दो। इवन जो आपकी जहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है या फिर जहाँ से भी आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है, वहाँ के मैनेजर को भी आप पर्सनली उसमें उनके मेल को भी टैग कर दें। इवन ब्रांच के भी मेल को भी उसमें सीसी में रख के आप डालें। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको करनी होती है एक साइबर क्राइम के अंदर एक साइबर क्राइम का पोर्टल होता है, cybercrime.government.in। मेक श्योर करें कि आप सेकंड कंप्लेंट वहाँ पे डालें, ठीक है? ये एक प्रोसेस है पूरा जो कि आपको फॉलो करना होगा जब आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल को अप्रोच करने से पहले। क्योंकि आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल का एक सीधा-सा रूल है कि आप 30 दिन से पहले इसमें अप्रोच नहीं कर सकते हैं और 30 दिन भी कौन से 30 दिन? जिस दिन से आपकी कंप्लेंट आपने बैंक को दी। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मेक श्योर करनी है ताकि आप इस चीज़ में फँसे ना। ओके, अच्छा, सेकंड इसमें क्या होता है, जैसे ही आप cybercrime.government.in पे कंप्लेंट कर देंगे, उसके बाद आपको एक छोटी-सी कंप्लेंट एक पुलिस स्टेशन में भी दे देनी है, अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो। आप उनको वहाँ पे कंप्लेंट दें और अगर मना करते हैं तो उनसे बोले कि सर कोई नहीं, आप हमारी ज़ीरो एफआईआर ही चाहे कर लें, पर हमारी कंप्लेंट रजिस्टर कर लें। ठीक है? ये हो गया आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल पर पहुँचने से पहले का प्रोसेस। ठीक है? और आपको एक चीज़ और मेक श्योर करनी है, आपको हर 7 दिन के अंदर बैंक को एक मेल करते रहना है। क्योंकि जितने भी रिटर्न कंप्लेंट्स होंगी, उन्हीं की वैल्यू होगी, चाहे आप बैंक में धक्के खाओ, चाहे आप कॉल्स पे बात करो। उन चीज़ों को ना इतना एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब आप आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल पे जाओगे क्योंकि उनके ना प्रूफ्स, आप चलो कॉल रिकॉर्डिंग दे दोगे, आई एग्री, है ना? लेकिन जो रिटर्न कंप्लेंट्स होती हैं, वो आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल में ज़्यादा लाइक प्रेफ़रेंस दी जाती है उनको। अब बात आती है कि हम पैसे हमारे चले गए, ठीक है? अब उनकी रिकवरी कैसे करनी है? बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स आपकी कंप्लेन ले लेंगे, ठीक है? आपको उनको पता है कि आपने वो ट्रांज़ैक्शन नहीं की। लेकिन अगर आप इस पे आप एक सही तरीके से उस चीज़ को टैकल नहीं करोगे ना, आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल को अप्रोच नहीं करोगे, तो वो ट्रांज़ैक्शन जो हुई है, उन पे बैंक इंटरेस्ट लगाना भी स्टार्ट कर देगा और वो आप ही के ऊपर आपका सिविल खराब हो जाएगा, ठीक है? आप ही के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। बैंक्स अपने जो प्रोसेस है उसको नहीं रोकता है, ऐसा देखा गया है। इसीलिए हमारा जो ये ओम्बड्समैन पोर्टल है, इसी वजह से आज ये हमारे सामने है। ओम्बड्समैन पोर्टल में जो कंप्लेंट की जाती है, उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको भी सिखाऊँगा कि ओम्बड्समैन पोर्टल पे हमें कंप्लेंट कैसे करनी है। ओके? हाँ,
प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अब मैंने आपको ना एक बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है सारी चीज़ों का, और इसमें जैसे-जैसे भी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगी, साथ के साथ आपको और चीज़ें भी बताते हुए चलेंगे। अब इंट्रोडक्शन में एक सिंपल सी मैं आपको शायद थोड़ी-सी स्लाइड्स ना दिख रही हो, मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी पीपीटी है, ठीक है? आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए अपने साथ, और छोटे-छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको ना नोट डाउन करते हुए चलें, और बीच-बीच में जो भी आपके लाइक डाउट्स आए, आप उनको नोट डाउन कर लें कॉपी में। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, और वी विल ट्राई कि सेशन को बहुत जल्दी से खत्म करें, जल्दी से आपको सारी चीज़ें समझा दें, है ना? तो एंड ऑफ द सेशन हम क्या करेंगे, आप सभी से आपके डाउट्स भी ले लेंगे। अच्छा, देखो जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल है ना, ये किसके लिए होता है? जितनी भी हमारी ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जिन्हें आरबीआई गवर्न करता है, ठीक है? जैसे हमारे बैंक्स हो गए, हमारी एनबीएफसीज़ हो गई, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो उन सभी के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, ठीक है? और अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट पोर्टल में अवार्ड दिया जाएगा, अगर आप उससे भी सैटिस्फाई नहीं है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो भी आपको एंड ऑफ द सेशन हम समझा देंगे। तो सीधी-सी बात है, सपोज़ करो कि बैंक आप कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो बैंक से रिलेटेड, ठीक है? आपको रॉन्गली एएमसीज़ लगा दिए, चार्जेज़ लगा दिए, ठीक है? डिले इन सर्विसेज़ में सपोज़ कीजिए आपने 1995 में आई थी, और अभी इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम 2021 में आई थी। अब इसमें चेंजेज़ क्या हुए हैं? इसमें जो मेजर चेंज हुआ है, पहले क्या था 2021 से पहले, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टल था वो केवल 10 लाख तक के कंपनसेशन को अवॉर्ड कर सकता था। लेकिन 2021 के बाद 10 लाख रुपए का जो एक बार था, वो 20 लाख रुपीज़ तक कर दिया गया है कंपनसेशन के, और साथ ही में 1 लाख रुपए का आप मेंटल एगोनी और हैरेसमेंट भी क्लेम कर सकते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है? देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो मैं आपको अभी ई-फाइलिंग सिखाऊँगा इसकी, तो आपको लगेगा सर ये तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सिंपल है, स्पीडी है, ये 30 टू 60 डेज़ के अंदर आपको ना आपका जो भी कोई रिज़ॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड कोई भी कंप्लेंट करेंगे, तो वो आपकी कॉस्ट फ्री होगी, उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा, ठीक है? और स्पीडी तो है ही। अच्छा, ये कवर किनको करता है? देखो बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज़ हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई वॉलेट्स हो गए। तो जितनी भी चीज़ों को आरबीआई गवर्न कर रहा है ना, आप शॉर्ट में ये समझिए, उन सबकी कंप्लेंट्स आप जाके आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल पे कर सकते हैं। हाँ, अब सीएमएस क्या होता है? सीएमएस होता है आपका कंप्लेंट कंप्लेंट मैकेनिज़्म सिस्टम, ऐसा कुछ होता है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो cms.rbi.org.in है। अभी जब हम इसकी फाइलिंग करेंगे तो आपको दिखाएँगे कि कैसे यहाँ तक चला। थोड़ा जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो मेन चीज़ें हैं ना, उन्हें समझाया जा सके। अच्छा, एलिजिबल कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स के लिए एलिजिबल कौन है? ठीक है? तो ये सामने आपके लिखी हुई हैं चीज़ें सारी की सारी, ठीक है? अनफेयर चार्जेज़ लग गए, हिडन चार्जेज़ लग गए, ठीक है? लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस हो गई, बैंक ने आपके अकाउंट को क्लोज़ करने से मना कर दिया, या फिर आपने बैंक ने क्या किया, आपको आपका बैलेंस नेगेटिव में कर दिया, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगा दिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे इसी के अंदर आ जाती हैं। और 1 सेकंड, अभी भी चेक करते हैं। अभी भी कुछ लोग जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको जॉइन कर लेते हैं एक बार। सॉरी टू इंटरप्ट। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो अभी जॉइन कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा टाइम पे जॉइन करेंगे तो हम सभी के लिए ठीक होगा मतलब। अब एलिजिबल कंप्लेंट्स के लिए एलिजिबल कौन-कौन है? आप इसमें बहुत आराम से देख सकते हैं, किस-किस चीज़ की आप कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी पेमेंट्स में डिले हो रहा है, ठीक है? आपने कोई बैंक से कोई चेक लगाया, उसमें डिले हो रहा है। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, उनके उनके हिसाब से बैंक काम नहीं कर रहा है, तो आप सीधी कंप्लेंट कर सकते हैं। अनफेयर चार्जेज़, हिडन चार्जेज़, एएमसीज़, ठीक है? और
आजकल क्या करते हैं बैंक्स, जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया, तो बैंक कहता है कि सर आप अपने अकाउंट में पैसे डाल लें 1 दिन पहले, तो हम आपके वो लाइक टाइम पे वो जो आपकी ईएमआई वो डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन कभी-कभी बैंक्स क्या करते हैं, पैसे होने के बावजूद भी आपके अकाउंट से ईएमआई डिडक्ट ना कर नहीं करते हैं। तो उस केसेज़ में क्या होता है, जो थोड़े से पढ़े-लिखे लोग होते हैं, कहना ठीक होगा ऐसा, वो उस चीज़ के लिए कॉल भी करते हैं कस्टमर केयर को, वो कहते हैं सर हम ठीक है बताएँगे, आपने उस टाइम पे बैलेंस मेंटेन नहीं किया था, आपको 1 दिन पहले मेंटेन करना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि चलो ठीक है, कोई नहीं, 560 रुपीज़ का ही तो चार्ज लगा है, पे कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि लोग पे कर देते हैं अमाउंट्स को, और काफ़ी टाइम का कुछ लोग जो होते हैं वो उस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। तो जैसे कुछ लोग पे कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, बैंक की थोड़ी आदत भी खराब होती है, और वो उस चीज़ को ना फिर आगे भी लाइक कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि चलो कुछ ही तो आवाज़ उठाते हैं, कुछ हो के काट लो अभी भी। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप किन चीज़ों के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, है ना? किन चीज़ों के लिए इसको अप्रोच कर सकते हैं पोर्टल को। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आप पोर्टल को अप्रोच कब नहीं कर सकते हैं, है ना? आप अपनी जो कंप्लेंट है उसे कब फ़िल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैटर है कि अगर आपका जो मैटर है, वो ऑलरेडी आर्बिट्रेशन में है या कोर्ट में है, तो आप पोर्टल को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। और जब आप इस पोर्टल पे अपनी अभी हम जब ई-फाइलिंग देखेंगे, तो उसमें सीधा ऑप्शन आता है कि आपका मैटर आर्बिट्रेशन में है। अगर आप उसे येस कर देते हैं, तो ऑन द स्पॉट आपकी एप्लीकेशन ना बंद हो जाती है, मतलब क्लोज़ हो जाती है। अच्छा, बिना बैंक को अप्रोच किए, आपने आज तक कुछ हुआ और आपने बैंक को अप्रोच भी नहीं किया, आपने सोचा सीधा मैं आरबीआई के पास आ जाऊँ। ये वो कंप्लेंट्स होती हैं जो जुरिसडिक्शन के बाहर आती हैं ओम्बुड्समैन के, तो उन्हें भी वो एंटरटेन नहीं करते हैं। ये रूल आप एक बार याद कर लीजिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। फर्स्ट कंप्लेंट करेंगे बैंक को, देन 30 डेज़ का टाइम होगा, आप पूरे बैंक से कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर 30 डेज़ में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होती, आप अनसैटिस्फाइड होते हैं उनके लाइक काम करने के तरीके से या उनके डिसीज़न से, तो आप फिर ओम्बुड्समैन को आरएमएस पोर्टल के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं। अब आप इनसे भी अगर ओम्बुड्समैन पोर्टल से भी अगर आप उनके अवार्ड से भी सैटिस्फाई नहीं होते हो, तो उसके लिए भी फिर आप एक फर्दर एक एक्शन होता है, ठीक है? तो री-अपील बोलते हैं उसे, उसका भी आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, फिर आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा, स्टेप बिफोर अप्रोचिंग ओम्बुड्समैन, ये स्टेप्स मैंने आपको भी बता ही दिए हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, 30 डेज़ का जो ये पीरियड है ना, ये एक्चुअल पीरियड होता है, इससे पहले आप कंप्लेंट फाइल कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा हुआ है कि कैसे आपको अपनी जो ई-फाइलिंग है वो कैसे करनी है। वेबसाइट ओपन करनी है, कंप्लेंट फाइल है, कंप्लेंट पे क्लिक करना है, देन डिटेल्स डालनी है अपनी, फिर आपको चूज़ करना है कि आपको किसके खिलाफ पे कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट की कैटेगरी क्या है, कंप्लेंट के फैक्ट्स क्या हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, और सबमिट करके फिर रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ओम्बुड्समैन पोर्टल है ये काम करता है। सबसे पहले आप कंप्लेंट करते हो ओम्बुड्समैन ऑफिस में, ऑनलाइन सीएमएस पोर्टल के थ्रू। फिर ये बैंक से कोऑर्डिनेट करते हैं, बैंक्स को मीडिएशन और सेटलमेंट के लिए बोलते हैं। अगर आप उससे सैटिस्फाई नहीं होते हो, तो 30 से 60 डेज़ के अंदर ना ओम्बुड्समैन अपने हिसाब से सारी कंडीशंस को देखते हुए, समझते हुए आपको एक अवार्ड दे देते हैं। अवार्ड का यहाँ पे मतलब वो अवार्ड नहीं है, इसका मतलब है कि ऑर्डर दे देते हैं, है ना? डायरेक्शन दे देते हैं बैंक को कि आपको यही करना है। और ये जो डायरेक्शंस होती हैं, जो अवार्ड होते हैं, ये बाइंडिंग होते हैं बैंक के ऊपर। अगर बैंक्स भी इनको नहीं मानता है ना, तो उनके पास 50 डेज़ का टाइम होता है इस चीज़ को लाइक आगे करने के लिए। पेमेंट जो भी आपकी फँसी हुई है उसको या तो पूरा हटा दें, या फिर जो भी आपको कंपनसेशन बनता है वो प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है? और आरबीआई इस चीज़ को भी तब तक कंप्लेंट आपकी रहती है, तब तक आपको पूरी तरीके से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। यही सीधी-सी बात है। अच्छा हाँ, आपको इसमें एक चीज़ और है, एज़ एन एडवोकेट कोई भी, जैसे इसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने एडवोकेट हायर किया हुआ है कंप्लेंट करने के लिए? अगर आप उसको येस कर देते हैं, तो ऑन द स्पॉट जो आपकी कंप्लेंट होती है ना, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो पोर्टल है, ये कंज्यूमर्स के लिए है। वो सारे कस्टमर्स जो बैंक और एनएफसी और कोई भी ऐसी जो भी आरबीआई से एफ़िलिएटेड जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है?
डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। सीधा सा बात है, फ्री प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश और किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। इनका डिसीज़न बैंक्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। और अपील जो आप करते हैं वो आरबीआई डिप्टी गवर्नर के पास होती है, अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और मैं ये भी अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी नोट्स बना रहे हैं छोटे-छोटे, ठीक है? ये जो पीपीटी है ये भी आपको ग्रुप पे दे दी जाएगी ताकि आप एक बार इसको रीड आउट करके अच्छे से चीज़ों को समझ लें। और मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आज आप में से जिन किसी को भी, जो भी आज मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप वो भी पूछ लेना। और आपसे अगर कोई पूछे कि आरबीआई इन्वेस्टमेंट पोर्टल से रिलेटेड, तो आपके पास ना मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? आज की ये क्लास आपके लिए सचमुच में ही लाइक वैल्यू प्रोवाइड करे आपकी लाइफ में। अब एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल्स किस कब हम इसको भर देते हैं, मतलब 2-3 एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। से कस्टमर की ईएमआई ऑटो डेबिट होनी थी, फेल्ड हो गई इनसफिशिएंट बैलेंस की और बैंक ने लेट फीस इम्पोज़ कर दी, ठीक है? कस्टमर कंप्लेन्स टू द बैंक, नो रिज़ॉल्यूशन आफ्टर 30 डेज़। कोई भी कंप्लेंट थी जो कि आपने बैंक में दी और 30 डेज़ हो गए, उसका कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं हुआ, तो फिर आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, जो मैंने आपको बातें बता दी है ना, वो बहुत सी बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, तो उससे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि वो चीज़ें ना पक्की हो रही हैं आपकी और ज़्यादा, है ना? वो भी आपको और अच्छे से समझ में आ रही है। और सीएमएस पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट बैंक्स टू रिज़र्व चार्जेज़। हाँ, जैसे मान लो कि बैंक ने एएमपी होते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज़ होते हैं, एएमसीज़, ठीक है? वो चार्जेज़ लगा दिए, ठीक है? और बैंक को आपको कम्पेंसेट करना है, रिवर्स करना है चार्जेज़ को, तो उस केस में सीएमएस पे जाके आप सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड ठीक है? एंड आई रिक्वेस्ट सोनाक्षी मैम, आपने जैसे अभी लॉग एंट्री की है, तो आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करें। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। ये प्रैक्टिकल टिप्स, इनमें से काफ़ी टिप्स मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूँ। एक बार आप इनको नोट डाउन भी कर लीजिए और थोड़ा-सा मैं बता भी देता हूँ आप सभी को। मैंने आपको बताया था कि हमेशा रिटन प्रूफ रखें अपने पास, है ना? ये आपका एडवोकेसी में हमेशा काम आएँगी ये चीज़ें। कोई भी केस हो, कुछ भी हो, रिटन प्रूफ ज़रूर रखें। क्लियरली मेंशन फैक्ट एंड एएमपी रिलीफ साउट इन द कंप्लेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कभी-कभी क्या होता है ना, हम जब कंप्लेंट लिखते लिखते हैं तो असम्पशन्स ज़्यादा लिख देते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ये होता। हमें ना कभी भी कंप्लेंट लिखते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम सीधे फैक्ट्स पे बात करें, है ना? और इमोशनल लैंग्वेज ठीक है, आप थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप फैक्ट से और लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लेंट लिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती हैं और अच्छी होती हैं लिखना, ऐसे ऐसे लिखना भी चाहिए, है ना? और देखो, सीएमएस पोर्टल है, पहले क्या होता था कि कंप्लेंट्स करने के लिए जाना पड़ता था अथॉरिटीज़ में, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो फिज़िकल जाने की जगह आप सीएमएस पोर्टल के थ्रू करें ताकि आप उसको ट्रैक भी कर सकें, कंप्लेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, है ना? पहले क्या होता था, जो सरकारी महकमे होते थे, अब कंप्लेंट दे के आते थे, पता चलता था उनसे कंप्लेंट ही मिस हो गई। कभी-कभी तो वो खुद भी उठा के साइड में डाल देते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें एक रेफ़रेंस नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है? कन्क्लूज़न्स कन्क्लूज़न में सारी वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इसे एक बार ऐसे ही रीड आउट कर लीजिए। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, योर मनी योर राइट, ठीक है? एंड द आरबीआई ओम्बड्समैन एंश्योर नो बैंक कैन डिनाई योर फेयर ट्रीटमेंट। तो सीधी-सीधी सी अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अब ये सोच रहे होंगे कि देखो, ओम्बड्समैन पोर्टल सबसे ऊपर है, आरबीआई का ओम्बड्समैन पोर्टल, हम बैंक से लाइक बैंक हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता और बैंक को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। देखो, बैंक की ना कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि वो आरबीआई से अप्रूव्ड करा के रखते हैं, मतलब अप्रूवल अप्रूवल लेते हैं उनका पहले से। तो अगर आप किसको उन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी और आप सोचेंगे कि आप कंप्लेंट करके रिलीफ ले लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको एक। जैसे आप गए बैंक के पास लोन लेने और बैंक के कुछ पुराने एक्सपीरियंस को कह लो या उन्होंने भी पॉलिसीज़ में चेंज किए हैं। तो बैंक ने आपसे बोला कि सर, हम तो उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनका सिबिल स्कोर 800 प्लस होता है। हालाँकि 750 प्लस भी जो सिबिल स्कोर होता है, काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है और मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे देते हैं इस पे लोन।
लेकिन कोई स्पेसिफिक बैंक आपसे कह रहा है कि सर हम तो 800 प्लस वालों को देंगे, हम नहीं देंगे लोन। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप उनसे ना तो कोई झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं, मतलब उनका बैंक का अधिकार है वो आपको लोन दे या ना दे, है ना? आप उनकी कंडीशन के हिसाब से फिट हो नहीं हो। तो आप उसमें ये नहीं है कि आप आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल पे जाके उनकी कंप्लेंट कर दोगे कि मुझे लोन नहीं दिया, है ना? वो टोटली ब्रांच का डिस्क्रिप्शन होता है, बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो लोन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते आप सभी को। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओपन फ्लोर फॉर ऑडियंस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है ना, इसे थोड़ा भी रोक लेते हैं, थोड़ा लेट लेंगे। इससे पहले एक बार हम आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल को ना थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें वो कैसे करनी होती है चीज़ें सारी। ठीक है। लास्ट के 20 मिनट्स के लिए हम लास्ट में देखेंगे, जो भी हमें क्वेश्चनिंग का जो भी है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो भी होगा। ठीक है। अब सी आपको भी मैंने भी बताया था कि cms.rbi.org.in की एक हमारी वेबसाइट है। ठीक है। आपको भी याद नहीं होगी, मुझे भी याद है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे लिखना है। आपको सीएमएस, ठीक है, और आरबीआई अगर आप इतना भी सर्च करेंगे ना, तो भी जो सबसे पहले वाली, जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो हमारी वेबसाइट होगी, www.rbi.org.in, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, ये वाली वेबसाइट नहीं है, कंप्लेंट्स में जाते हैं। वेट। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ये थोड़ा सा पोर्टल ना थोड़ा सा चेंज लग रहा है, इसमें यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। होम पेज, हाँ ये cms.rbi.org.in, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन ना हो, आप इसी वेबसाइट को ना थोड़ा याद भी रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एज एन एडवोकेट कंप्लेंट नहीं करनी होती, क्लाइंट की तरफ से कंप्लेंट करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम कोई एक जेन्युइन कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम एक बस एक डेमो कंप्लेंट करेंगे चीज़ें सीखने के लिए। सबसे पहले हम कैप्चा कोड डाल देते हैं। एंड वन मोर थिंग, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म इट वंस अगेन। Sir, you are Yes, audible. yes, sir. Yes, sir, you are थैंक यू सो audible. मच। थैंक यू थैंक यू। Yes, sir, चलिए, you are अब आप audible. सभी अभी आप अपना फोकस इस वेबसाइट पे लेके आएंगे। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप हॉस्पिटल से कैसे एक अपना ग्रीवेंसेस ले सकते हैं। एक छोटे से बीच बीच में उसे ऐसे ही आपसे डिस्कस कर लेंगे अभी। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, तो सीधा सिंपल लिख के आएगा आपके ऊपर, आपके पास नेम ऑफ द कंप्लेनेंट और फोन नंबर। कंप्लेनेंट में चलिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर। अच्छा, मैं आप सभी के मोबाइल फ़ोन नंबर्स मेरे फ़ोन में ऑलरेडी एडेड है। तो मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरा नंबर अपने फ़ोन में ऐड करें, कभी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो। तो वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू ऑल। सो इसके बाद हम इसमें ओटीपी डालेंगे। अभी ओटीपी हमें रिसीव नहीं हुआ है, पर हाँ, विदिन 30 डेज़ 30 सेकंड्स ओटीपी रिसीव हो जाता है। 336788। बहुत ही आराम-आराम से, ठीक है, चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे, ताकि आप सभी को कोई भी लाइक लाइफ में कभी परेशानी ना आए इस पोर्टल को लेके, है ना? आप इज़िली इस चीज़ को समझ सकें। अब आया ईमेल। ईमेल में हम ऐसे ही डाल देते हैं, चलो। पेज में हम डाल देते हैं इसमें 26, जेंडर मेल, कंप्लेंट स्टेट
इसमें हम अपना स्टेट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, एड्रेस में भी हम डाल देते हैं ABC, पिन कोड, चलो पिन कोड ठीक है। अब आता है एंटिटी नेम, ठीक है। अब कंप्लेंट अब देना किसके खिलाफ चाहते हैं, तो अभी ऐसे ही डेमो पर्पज के लिए हम ICICI को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पोर्टल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्राइवेट बैंक्स की ही कंप्लेंट दे सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी गवर्नमेंट बैंक ने भी कोई बदतमीजी की है या फिर कुछ ऐसा गलत किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक भी इसमें अवेलेबल है आपका, और स्टेट बैंक भी अवेलेबल है, ठीक है। हालाँकि नेक्स्ट क्लास में भी जो लेट कमर्स होंगे उनको एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो जैसे ही आप बैंक का नाम यहाँ पे डाल देंगे, तो इज़ योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड? अगर आपकी कंप्लेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, तो आप इसे येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो रहने देंगे। अगर आप इसे नो करते हो, तो फिर आपके पास अदर ऑप्शंस आएँगे कि कौन से स्टेट में है, कौन से बैंक के खिलाफ है, क्या है, तो आप वो डाल सकते हैं। हम क्रेडिट कार्ड का केस सीख रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड के हिसाब से चलते हैं। पहले से देख रही है। अगर मैं इसे अभी येस कर देता हूँ आप सभी के सामने, तो अभी क्या होगा, मेरी कंप्लेंट अभी की अभी क्लोज़ हो जाएगी। आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्लास को। चलो मैं करके दिखाता हूँ पहले आपको। जैसे मैं इस पे एस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास सिंपली नोटिस आ जाएगा। आप इस नोटिस का ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर मैंने इसको ओके पे क्लिक कर दिया अभी, तो कंप्लेंट ऑन द स्पॉट क्लोज़ हो जाएगी और फिर से हमें स्टार्ट से करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको भी हम कैंसल कर देते हैं, और यहाँ पे और नो को चूज़ कर लेंगे। आपको हम कंप्लेंट करने की अथॉरिटी नहीं देते हैं और आपकी कंप्लेंट क्लोज़ हो गई है। क्योंकि ये जो पोर्टल है ये कस्टमर्स के लिए बनाया गया है और कस्टमर्स ही कंप्लेंट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब ऑलरेडी डेल्थ और अंडर प्रोसेस, ठीक है? सेम ग्राउंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी आप नो करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे 4 ऑप्शंस आएँगे और चारों को आपको नो कर देना है। ठीक है? नेक्स्ट। बहुत सर्वर का इश्यू कभी-कभी हो जाता है। तो अच्छा, ओके। हैव यू फिल्ड अ रिटन और इलेक्ट्रॉनिकल कंप्लेंट विद द रेगुलेटेड एंटिटी? अगर आप इसमें नो कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट अभी क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि आप जो आपकी कंप्लेंट है, उसको पहले क्या करेंगे, बैंक्स को अप्रोच करेंगे स्टार्टिंग के 30 डेज़ में, और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टल को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इसमें अभी क्या करेंगे, हम इसको येस करेंगे, ताकि हमें आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए ऑप्शन मिले। डेट ऑन व्हिच द कंप्लेंट वाज़ फर्स्ट फिल्ड विद द रेगुलेटेड एंटिटी। ये जो डेट है ये 30 दिन से पहले की डेट होनी चाहिए। आप इसे 30 दिन से पहले की अगर इसमें डेट नहीं डालेंगे तो भी आपकी जो कंप्लेंट है क्लोज़ हो जाएगी। लेट्स सी, अगर आज 21st है, तो हम अगस्त की अगस्त में 20 ले लेते हैं। ओके? यहाँ पे एक फ़ाइल अभी हमें ऐसे ही एक फ़ाइल अपलोड कर देते हैं। हुँ, ये सिर्फ़ हम अभी डेमो पर्पज़ से चीज़ें सीख रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये वो कंप्लेंट्स है जो हमने अपने क्लाइंट के बेसिस पे की थी, ठीक है? ये क्लाइंट की कंप्लेंट है, उनका ही सारी चीज़ें हैं। आप देखो उन्होंने क्या आईसीआईसीआई से उनको क्या रिप्लाई मिला, उन्हें कंप्लेंट में क्या लिख के दिया, ठीक है? और एक ग्रीवेंस रिपोर्ट उन्होंने जो पुलिस स्टेशन में दी थी। तो ये सारी वो वाली चीज़ें हैं।
तो अभी हम इसमें से ना कुछ भी उठा के ऐसे ही इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे अपलोड पे। देन आर यू रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी? देखो रिप्लाई मोस्टली मिल ही जाते हैं, ठीक है, विद इन 7 डेज हर बैंक आपको रिप्लाई कर देगा। तो जो भी आपके पास रिप्लाई आया है, तो मान लो हमने कंप्लेंट दी थी, हमको 26 को रिप्लाई आपको सपोज करो मिल गया, तो आप एक रिप्लाई की भी ऐसे उठा के डाल देंगे, इसको भी आपको अपलोड कर देना। हैव यू सेट एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी? अच्छा, मैंने आपसे क्यों कहा था कि आपको हर 7 दिन में एक-एक मेल फिर से करते रहना है, आपको अपना अपडेट लेते रहना है, इसी वजह से। क्योंकि आरबीआई ओम्बड्समैन पोर्टल आपसे पूछता है कि आपने बाद में कोई अपडेट लिया, नहीं लिया, ठीक है? लिया तो उसको भी अपलोड करो। तो आपने रिमाइंडर कब दिया उनको? तो ये जो प्रोसेस है ना, अब आपको ना कभी-कभी क्या होता है, हम बहुत समझदार होते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ों में चूक जाते हैं। हमें लगता है कंप्लेंट डाल दिया बैंक को, अब तो आराम से लेटो, अब तो हमारे क्रेडिट कार्ड को जो भी फ्रॉड हुआ है उनको पता है, वो अपने आप देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम से चीज़ों को ना लाइक उनको रिमाइंडर भी कराना होता है। 29 को सपोज़ करो हमें रिमाइंडर मिला, तो रिमाइंडर में उनका क्या रिप्लाई आया, फिर आपने क्या नहीं, रिमाइंडर में आपने उनको क्या बोला, उसको उठा के यहाँ पे डाल देना है। इसको भी अपलोड कर देंगे। अभी मैं डेमो पर्पज़ से ना ऐसे ही कुछ भी उठा के डाल रहा हूँ। लाइक आरबीआई का रिप्लाई मैंने इसमें डाल दिया, आरबीएल का रिप्लाई। अच्छा, आरबीएल यहाँ पे आरबीआई नहीं है, ये आरबीएल है। आरबीएल एक बैंक है, तो उसका क्रेडिट कार्ड था, उसके साथ भी फ्रॉड हुआ था, और आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड था, उसके साथ फ्रॉड हुआ था। तो 2 क्रेडिट कार्ड थे उनके पास, और दोनों के दोनों में से ही एक अमाउंट था, वो मैं आपको चलो बता दूँगा एट द एंड ऑफ द सेशन कितना था, क्या था। अच्छा, डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांज़ैक्शन, अब ये भी 1 महीने पहले की होनी चाहिए। तो 20 था, तो 20 ही ले लेते हैं, क्योंकि सेम डे आपने कंप्लेंट कर दी बैंक को। इज़ योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट और रेगुलेटरी अथॉरिटी? अच्छा, ये जो कंप्लेंट आप कर रहे हो, ये आप बैंक के खिलाफ कर रहे हो या फिर आप उन स्कैमर्स के खिलाफ कर रहे हो जिन्होंने आपके साथ स्कैम किया? बताओ, आप सभी में से कोई बताना चाहेगा इसको? एनी ऑफ यू? सर बैंक के खिलाफ। बैंक के बैंक के खिलाफ। खिलाफ सर। सर इट विल बैंक बी के- टू बैंक, उसी वजह से स्कैमर्स को वो एक्सेस हो पाया। एक्सेस हो पाया। देखो, स्कैमर्स ने एक्सेस कैसे किया, आजकल तो ये भी होता है कि स्कैमर्स आपको रास्ते में पकड़ लेते हैं, आपसे फिजिकली चीज़ें छीन लेते हैं, आपका फ़ोन ले लेते हैं ऑन द स्पॉट, उसमें भी डाल लेते हैं, है ना? वॉलेट मतलब ओटीपी वगैरह आपसे छीन के। तो स्कैमर्स तो स्कैमर्स हैं। तो इस टाइम क्या कर रहे हैं हम ना, जो कंप्लेंट कर रहे हैं, वो एक तो रेगुलर अथॉरिटी के लिए भी डाल रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है हमारी कंप्लेंट पे, है ना? और जो हमारे साथ हुआ है वो तो हुआ ही है, वो तो आपने पुलिस कंप्लेंट ऑलरेडी कर दी है। और ओम्बड्समैन पोर्टल जो है, ये रेगुलेट ही बैंक्स को और एनबीएफसीज़ को करता है, तो इसमें उसी इनकी कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है? तो इसमें आप येस कर देंगे, ठीक है? उनका नाम वगैरह डाल दीजिए, ट्रांज़ैक्शन नंबर डाल दीजिए, जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई है, ठीक है? अपने हिसाब से। इज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ बिज़नेस, कॉर्पोरेट बिज़नेस, तो ठीक है, इसको हटा के एक में आप डाल दीजिए, नो कर दीजिए इसको। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है कि कंप्लेंट की कैटेगरी क्या थी? सर आई हैव वन हाँ जी, डाउट। बोलिए। आपके डाउट को हम अभी एंड ऑफ द सेशन एंटरटेन करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप ना उसे भी लिख लीजिए डाउट को, अभी एंड, क्योंकि जल्दी से सेशन कंप्लीट करना है, Okay. तो आप पहले सीख लीजिए सारी चीज़ें, आप नोट डाउन कीजिए उन चीज़ों को, ठीक है? अब सबसे पहले इसमें देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, है ना? पैरा बैंकिंग, पेंशन रिलेटेड, पेंशन नहीं मिल रहा बैंक आपको, ठीक है? कोई नोट्स के रिलेटेड कुछ नोट्स आपको शायद फेक नोट्स मिल गए या कुछ हो गया, है ना? इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो अभी हमारा क्या है, मेन इश्यू है क्रेडिट कार्ड का। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है ना, एटीएम में पैसे फँस जाते हैं और बैंक कहता है कि आपके पैसे कट के एटीएम से निकले नहीं। तो ये एटीएम, सीडीएम, डेबिट कार्ड, ये उस केस में आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? क्योंकि डेबिट कार्ड से आपने ट्रांज़ैक्शन की और एटीएम में की। तो ये हो गया, हमने भी क्रेडिट कार्ड को चूज़ कर लिया यहाँ पे। अब हमें 2 सब कैटेगरी चूज़ करनी होती है। सब कैटेगरीज़ में हम, अब आप ही कुछ समझदार हैं, आप देख लीजिए इसमें, सीधा लास्ट में लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड ट्रांज़ैक्शन। तो पहले क्रेडिट कार्ड का स्कैम था, उसमें भी क्या, सब कैटेगरी में अनऑथराइज्ड ट्रांज़ैक्शन। देन हम जाएँगे से कैटेगरी, सब कैटेगरी नंबर 2 में। इसमें आपके अकॉर्डिंग
क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग उसमें होना चाहिए कार्डलेस ट्रांज़ैक्शन कैरिड आउट विदाउट ओटीपी और पिन। ठीक है? आपको यही अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड की कंप्लेंट करें तो कोशिश करें कि आप इस वाले ऑप्शन से करें, क्योंकि अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या है कि ना आपने ओटीपी दी, ना पिन पिन डाला, आपकी ट्रांज़ैक्शन कम हो गई। और जगह शर्मा, बीच-बीच में आप ऐसे ना आए, तो थोड़ा क्लास को जल्दी जॉइन करने की कोशिश किया करो। अच्छा, फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट। इसमें क्या है ना, इसमें आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन टाइप लिखना है, ठीक है? जो भी आपकी कंप्लेंट है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, आपको उनको प्रॉपर लिखना है और बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट करके लिखना है, ठीक है? कोशिश करें कि आप फैक्ट्स में ऐसी कोई चीज़ें ना लिखें जिसमें आपको आपकी गलती साबित हो जिस चीज़ से। तो इस चीज़ को भी ना आरबीआई इन्वेस्टमेंट पोर्टल भी समझता है कि आपका आपका नुकसान हुआ है, वो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट हमें एडवोकेसी में अपना कहीं नहीं देना चाहिए। तो आप सभी तो लॉ स्टूडेंट्स हो, आगे काफ़ी लोगों की हेल्प करोगे, इस पोर्टल का भी बहुत यूटिलाइज़ करोगे। ठीक है? इसमें आप फैक्ट्स में डाल देते हैं अभी के लिए। चलो इसमें क्रेडिट कार्ड ही लिख देते हैं और मैं आपको एक जो हमने कंप्लेंट डाली थी ना, उसको एक थोड़ा डेमो के लिए दिखा देंगे लास्ट में। अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांज़ैक्शन डिस्प्यूट इफ एनी। अब आपके जो ट्रांज़ैक्शन में उसमें कितना अमाउंट है, मान लीजिए आपकी 40,000 की ना 4 ट्रांज़ैक्शन हो गई, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? 4 4 या 16, तो 1,60,000 ये अमाउंट हो गया आपका डिस्प्यूटेड ट्रांज़ैक्शन का। अच्छा, कंपनसेशन आप ओम्बड्समैन पोर्टल से 1 लाख रुपीज़ तक का कंपनसेशन नहीं, कंपनसेशन तो आप ले सकते हैं 20 लाख रुपीज़ का, लेकिन हैरेसमेंट और मेंटल एगनी के लिए आप ले सकते हैं 1 लाख का कंपनसेशन। अच्छा, ये तो हो गया आपकी डिस्प्यूटेड ट्रांज़ैक्शन। अब आपको कंपनसेशन क्या चाहिए? अब डिपेंड करता है कि बैंक की गलती थी या नहीं थी, कंपनसेशन तो आप उन्हीं से माँगोगे। तो कंपनसेशन इसमें आप इफ एनी कंपनसेशन तो चलो 0 कर देते हैं अभी के लिए, या फिर डाल देते हैं 10,000 डेमो के लिए। अच्छा, इस दौरान आप सपोज़ कीजिए बैंक ने आपको हरास किया हो, बैंक ने आपकी सुनवाई ना की हो, आपको ऐसे ही टलाता रहा, परेशान करता रहा, आप जा रहे हो बैंक्स में, है ना? धक्के खा रहे हो, आपके एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, आप मेंटली हैरेस हो रहे हो। तो आप 1 लाख तक के एक्सपेंस लिख सकते हैं इसमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग सपोज़ कीजिए आपको लगता है कि भई इन्होंने मुझे इतना परेशान किया है कि 25,000 तो मेरे बनते हैं, है ना? तो आप इसमें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टू द कंप्लेंट। अच्छा, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपने पुलिस को कंप्लेंट की है, ठीक है? उसकी एक अच्छे से आप पीडीएफ बनाइए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाती हैं पीडीएफ्स। तो इसमें ना आप पुलिस की कंप्लेंट जो भी आपने की होगी किसी अदर अथॉरिटी को, पुलिस को, आप इसमें ना उसको डाल दीजिए, है ना? क्योंकि जिस दिन आपकी ट्रांज़ैक्शन होगी आप उसी दिन अप्रोच करोगे पुलिस स्टेशन को भी। तो उस हिसाब से ती ती 30 डेज़ का टाइम इसमें भी हो जाएगा, तो उसमें आप एक डाल सकते हैं कि चलो रिलेवेंट टू द कंप्लेंट, जो कि डॉक्यूमेंट्स है तो चलो ये रिलेवेंट ही है ना? बाकी आपको अगर लगता है कि आपके पास कुछ और कोई एविडेंस है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी तो हम इसे अपलोड अप आपको एंड तक दिखाने के लिए ना इसको मैं सबमिट भी करूँगा, लेकिन ये भी दिखा दूँगा कि आपको ना इसको रिवोक कैसे करना होता है, ठीक है? इफ यू वांट टू ऑथराइज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया कि आप अपने बिहाफ़ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज़ करना चाहते हैं, जो आपकी इस कंप्लेंट को पूरा एक शुरू से लेके एंड तक मेंटेन करे। तो जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने किसी के बिहाफ़ पे इस कंप्लेंट को किया है, तो आप अपना नाम इसमें, ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको खुद ही आप खुद ही अपनी कंप्लेंट अपनी तरफ से लिख रहे हैं, तो फिर इसको नो कर देंगे, सिंपल। डिक्लेरेशन में आपको येस करना है और इसको ना सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा, एक कंप्लेंट खत्म होने के बाद ना एक प्रीव्यू दिखाया जाता है कंप्लेंट का, है ना? ये देखिए प्रीव्यू। इसे आप फर्दर
जब भी कभी लाइक आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे ना पहले भी मतलब इसकी एक पीडीएफ सेव कर लीजिए अपने पास। आगे काम आएँगी ये चीज़ें सारी। आप इसे अच्छे से पढ़ के सबमिट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू योर कंप्लेंट नंबर दिस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब क्या होगा आपको ना इसका एक छोटा-सा फ़ोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ से ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसे मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, एड्रेस लिखा होगा, है ना? आपकी कंप्लेंट भी लिखी होगी, ठीक है? इसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट की है, ये आपका कंप्लेंट नंबर है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ना ऑन द स्पॉट मिल जाएँगी आपकी, हिंदी में भी और इंग्लिश में, बोथ द लैंग्वेजेज़ में। अच्छा, वापस आते हैं अपने पोर्टल पे। इफ यू वांट टू ट्रैक योर एप्लीकेशन क्लिक हियर। अब इस पे क्लिक करें। आपको क्या करना है ना, आपको हर जब भी आपको टाइम मिले विदिन 7 डेज़ तो आप कम से कम एक बार ट्राई ज़रूर करें अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। आफ्टर द सेशन मैं अपना नंबर भी ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा ताकि नंबर आप सेव कर सकें। 946016 946016 सबमिट। ये कुछ कंप्लेंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी करी हुई हैं, है ना? तो अभी जो हमने कंप्लेंट की है वो है 21/9/2025। तो इस कंप्लेंट को हमें रिवोक करना है। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। देन हम सबसे नीचे जाएँगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है टू फाइल अ अपील प्लीज़। मैंने बोला था ना आपको अगर इसका लाइक रिजल्ट आ जाता है और आपको अपील फाइल करनी है तो आप यहाँ से अपील फाइल कर सकते हैं। इफ यू विश टू विथड्रॉ योर कंप्लेंट प्लीज़, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास विथड्रॉल का, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? कन्फर्म। अब विथड्रॉल के लिए आपको रीज़न लगाना होगा, है ना? इसमें आप जो भी कुछ रीज़न होगा, आपके हिसाब से आप वो लगा देंगे और यहाँ पे कुछ फाइल अपलोड करने करें, ना करें, उनसे ऐसा मैटर नहीं होगा। जब आप विथड्रॉल ही कर रहे हो, तो आप सीधे सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू। रिक्वेस्ट फॉर विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट नंबर हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ये आपका नया कंप्लेंट नंबर है, मतलब वही कंप्लेंट नंबर है, जो आपने अभी कंप्लेंट की थी और उसका अब आपको रिवोक हो गई है कंप्लेंट। ठीक है? होप सो आप सभी को मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। अब मैं स्क्रीन को बंद करता हूँ, जो स्क्रीन शेयर की हुई है। So am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले ना मैंने मतलब मेरी टीम ने मैंने हम सभी ने आपकी जितने भी पिटिशंस आपने टास्क 1 में, टास्क 2 में हमें दी, कंप्लेंट्स भी दी, मैंने पर्सनली उनको